हेलो एमर्स। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में आगे की ओर। और हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में देखा था कि किस तरीके से किसी भी हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री की बात हम लोगों ने कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंट रूल, ठीक है। तो एक बार पिछली क्लास को हम लोग रिवाइज करते हैं और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हम बारी बारी किसी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आता है sp, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर, ठीक है। अच्छा, sp2 हो गया, तो sp2 का कैसा होता है? sp2 ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइड्रोजन का होता है टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। फिर आता है sp3d का। तो sp3d का जब आप देखेंगे तो क्या होता है? ऑक्टा, सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे तो sp3 का होता है ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ये होता है यानी TBP, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास sp3d2 और उसका होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। फिर हमारे पास अगर आप देखोगे तो sp3d3 का अगर देखोगे तो वो होता है हमारे पास पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल या सिंपल पेंटागोनल पिरामिडल, ठीक। तो ये जो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन थे, यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, और उनकी ज्योमेट्री के बारे में हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास में बात की थी कि इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया था। लेकिन अभी आता है इसी पे एप्लीकेबल है बेंट रूल। बेंट रूल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो यहाँ पे स्टार्ट होता है। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए क्या स्टार्ट होता है? यानी बेंट रूल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेंट रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आप तुरंत आंसर दीजिएगा कि बेंट रूल जो है sp3d यानी TBP ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल है बेंट रूल, ठीक है। यहाँ पे बेंट रूल अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया है TBP। अब बेंट रूल होता क्या है उसको समझने से पहले हम कुछ स्पेशल फीचर समझते हैं TBP के, तब जाके हम बेंट रूल को समझने के लायक बन सकेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं ऐसे बात करूंगा TBP की, तो TBP एक स्पेशल स्ट्रक्चर को अकर करता है, मतलब स्पेशल स्ट्रक्चर इसके पास होता है। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम से टोटल कितने, अगर sp3d की बात करोगे, sp3d की बात जब करोगे तो टोटल इसका स्टैटिक नंबर कितना होता है? स्टैटिक नंबर होता है 5 होता है ना। स्टैटिक नंबर 5 होता है। 5 का मतलब इसके पास इस सेंट्रल एटम से 5 लोग जुड़ेंगे, सिंपल मतलब ये है, ठीक है ना। फिलहाल में मैं ये समझूंगा कि इस सेंट्रल एटम से 5 लोग जुड़ेंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं तो इसका मतलब 5 लोग जुड़ने वाले हैं। अब 5 लोगों की स्थिति कैसी होगी, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पेशल पोजीशन होता है। ये स्पेशल पोजीशन कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए कि मैंने ए ले लिया और ए के चारों ओर मैं जोड़ रहा हूँ बाकी एलिमेंट्स को जो जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बी होगा, फिर यहाँ पे एक बी होगा, फिर यहाँ पे एक बी होगा, यहाँ पे एक बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे, ठीक है। ये TBP का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अगर ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगुलर कहाँ से बन रहा है, तो आप इसको इसमें कनेक्ट कर दो और इसको इससे कनेक्ट कर दो, ट्राइंगल बन गया, बन गया ट्राइंगल। और इस तरीके से ट्राइंगल का निर्माण होता है बाई पिरामिडल। फिर इसको यहाँ से कन्वर्ट कर दो, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर दोगे तो पिरामिड का भी निर्माण यहाँ से होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक है। लेकिन इसमें एक्चुअल में क्या कहानी है ये समझो। इसमें यह है कि मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से 5 चीज़ें जुड़ी होंगी, तो ये 5 चीज़ें 2 पोजीशन में कन्वर्टेड होंगी, यानी 2 पोजीशन में होंगी। एक तो होंगी एक्सियल और एक होंगी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, या तो ये एक्सियल होंगी या तो इक्वेटोरियल होंगे। तब कौन सा एक्सियल और कौन सा इक्वेटोरियल होगा, तो ध्यान से देखिए, इस ए से ये जो लाइन सीधी रेखा में जुड़ी हुई है, मतलब ऐसे जुड़ा हुआ है, ये क्या मेरा कहलाएगा, ये मेरा एक्सियल पोजीशन कहलाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, एक्सियल पोजीशन। ये भी क्या मेरा कहलाएगा, एक्सियल पोजीशन। और बाकी जो लेटरल साइड में जुड़े हुए हैं ये सब के सब वो क्या होंगे, मेरे इक्वेटोरियल, ठीक है ना। यानी ये भी क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा, ये भी क्या होगा, इक्वेटोरियल। तो इस तरीके से
अगर मान लीजिए सेंट्रल एटम से कोई भी चीज़ सीधे सीधे 180 डिग्री पे नजर आ रही है जुड़ी हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सियल, यानी इसके एक्सिस से गया है। और कोई भी यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक्सिस मतलब एक्सियल का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हो, जो एक्सिस के थ्रू जाए, किसके थ्रू जाए, इसके एक्सिस, या इसकी एक्सिस बन सकता है। जैसे मान लो ये सेंट्रल एटम का सेंटर है और यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सिस ही तो हो गई, इसकी क्या कहलाएगी, एक्सिस कहलाएगी। सेम सिचुएशन है कि अगर ये ए है तो ए को काटते हुए अगर कोई लाइन सीधी जा रही है और उन दोनों लाइनों के बीच में अगर कोई 180 एंगल बन रहा है, तो वो लाइन क्या कहलाएगी, या वो बॉन्ड क्या कहलाएंगे, एक्सियल कहलाएंगे। ठीक है ना। तो ये एक पोजीशन हो गई एक्सियल, और बाकी जो 3 पोजीशन आपको दिख रही है वो क्या है, इक्वेटोरियल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं भी ऐसा सीधा नहीं बन रहा है कि आप इसको भी बना सकते हो। मतलब आप सोच रहे हो कि इक्वेटोरियल नहीं सर ये भी एक्सियल बन सकता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको सीधा लग रहा है तो इधर कोई सीधी लाइन नहीं गई है। ठीक है ना। बाकी के जो 2 भी हैं कुछ इस तरीके से अरेंज है। क्लियर है बात। तो टीबीपी में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। फिर से एक बार और देखिएगा टीबीपी का स्ट्रक्चर। टीबीपी में देखोगे तो या तो वो एक्सियल में होंगे, मतलब जो भी एलिमेंट जुड़े होंगे सेंट्रल एटम से वो या तो एक्सियल पोजीशन पे होंगे या तो इक्वेटोरियल पोजीशन में होंगे। ठीक है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब मान लो ये रहा एंड सेंट्रल एटम ए। अब इस सेंट्रल एटम से फिर से मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने बी को इस तरीके से जोड़ दिया है, तो ये मेरा कौन सा पोजीशन कहलाएगा, एक्सियल पोजीशन। ये भी एक्सियल पोजीशन क्योंकि एक्सिस से जा रहा है, और बाकी इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, टोटल कितने जुड़ेंगे, 5। तो 5 इनके पास क्षमता होती है, इसलिए 5 मैंने डाल दिया। और ये सब के सब किस में है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो ये सब के सब इक्वेटोरियल पोजीशन हो गए। ठीक, अब ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात समझिएगा। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो एक्सिस के बीच में यानी एक्सियल में, मतलब यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड की जो लेंथ है, पहली चीज़ तो ये देखो, ये ए और बी के बीच में ये क्या है, बॉन्ड है। यहाँ भी ये क्या है, बॉन्ड है। ये सब के सब क्या है, बॉन्ड है। ये जो आप देख रहे हो क्या है, बॉन्ड है। तो इस आधार पे जो बॉन्ड बनाने की कहानी भी है, ये बॉन्ड भी 2 टाइप से हो जाते हैं। कितने टाइप से, 2 टाइप के। एक तो कौन सा, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, और दूसरा हो जाता है मेरा इक्वेटोरियल बॉन्ड। अगर जो इक्वेटोरियल पे स्थित या इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस्ड एलिमेंट्स के साथ अगर सेंट्रल एटम मेरा क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और अगर एक्सियल पोजीशन पे प्लेस्ड किसी एटम के साथ मेरा सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है ना। तो एक एक्सियल बॉन्ड हो गया और इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया। दोनों बातें क्लियर, बिल्कुल। अच्छा, ये बात समझिएगा कि जो एक्सियल बॉन्ड की लेंथ होती है, एक्सियल बॉन्ड की जो लेंथ होती है और इक्वेटोरियल बॉन्ड की जो लेंथ होती है, इसमें एक्सियल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी एक्सियल बॉन्ड की लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड की लेंथ से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में और समझाता हूँ। टीबीपी में जो एक और ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि देखिएगा, अगर आप एक्सिस की बात करोगे यानी एक्सियल बॉन्ड, ये रहा एक्सियल बॉन्ड, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो आप याद रखिएगा कि एक्सियल बॉन्ड यानी AX में लिखूंगा यहाँ पे, और EQ यानी इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। वो कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड है और यहाँ पे ये दूसरा वाला इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो इसके बीच में कितना डिग्री है, 90। अगर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 90 डिग्री नहीं है ना। आप तुरंत कहेंगे कि 90 डिग्री नहीं है, पर ये 3D डायमेंशन में बनाया गया है। ठीक है, जो आपको 2D नजर आ रहा है ये क्या है, 3D डायमेंशन में है। तो हर एक एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री पे होगा। ये 90 डिग्री पे प्लेस्ड होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कैसा होगा, ये उधर गया होगा और ये वाली लाइन इधर आई होगी, तो ऑलवेज ये कैसा एंगल शो करेगा, 90 डिग्री। ऐसे देखिए, ये वाला एक्सियल भी इसके साथ 90 बनाएगा और ये वाला ऐसे निकला होगा, ऐसे समझिएगा, ये ऐसे निकला होगा। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है वो कैसे निकली होगी, ऐसे। तो इसका मतलब ये इसके साथ कैसा एंगल बनाएगा, 90। ये जो ये वाली लाइन दिख रही है वो अंदर की ओर गई होगी उस साइड ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये वाला भी इसके साथ कितना बनाएगा, 90, और इधर से भी कितना बनेगा, 90। क्लियर है बात। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, तो लाइट आ गया इसलिए। आगे देखिएगा, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री
उसी तरीके से इक्वेटोरियल और एक्सियल के इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल के बीच में आप देखोगे तो 120 डिग्री का एंगल बनता है। यानी मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, ये भी और ये भी। तो अगर मैं बात करूँ, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है और ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में 120, इसके बीच में भी 120 और इसके बीच में भी कितना बनेगा 120 डिग्री, ठीक है। इन तीनों के बीच में कैसे बनेगा 120 डिग्री। अब फिर तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा आपके माइंड में कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, जब ये ऐसे है वो दूसरा वाला ऐसे अंदर गया है तब तो 180 डिग्री है, लेकिन जब मैं ऐसे और ऐसे की बात कर रहा हूँ तो इसके रिस्पेक्ट में बात करूँगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मतलब ये जो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में, इक्वेटोरियल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। फिर से ये वाले को मैंने बोला कि ऐसे होगा, इस वाले को मैंने बोला कि अंदर की ओर होगा, और इसके रिस्पेक्ट में वो 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन जब बात इन दोनों की आएगी तो ये इस तरीके से प्लेस होगा, जैसे मैंने बोला एग्जैक्ट ऐसे नहीं प्लेस होगा, बस ये मैंने आपको बताने के लिए बताया कि यहाँ पे 90 डिग्री ये कंफर्म करेगा। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ताकि इससे 90 डिग्री बने, या नीचे अंदर वाला मतलब ये वाला अंदर की ओर गया होगा, कुछ दूसरे टाइप से प्लेस्ड होगा जिसके कारण वो 90 इसके साथ बनाए, इसके साथ भी बनाए, लेकिन आपस में कैसा बनाएंगे 120 डिग्री बनाएंगे। तो यानी तीनों कितना बनाएंगे 120 डिग्री। क्लियर। अब आता है एक्सियल और एक्सियल की बात। तो एक्सियल कैसा बनाएगा 100% कैसा बनाएगा, ये 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सियल और एक्सियल के बीच में कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब थोड़ी सी और बात और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब हम एक और ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि ये मान लीजिए ए है, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये सब इक्वेटोरियल। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो आप ध्यान से देखिएगा, एक एक्सियल बॉन्ड को, एक एक्सियल बॉन्ड को ले पकड़िए। अब एक एक्सियल बॉन्ड को यदि मैं पकड़ूँ तो इसके ऊपर कितने लोगों का रिपल्सन होगा, मतलब ये एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड सॉरी बी है ना, तो बी ये एक्सियल बॉन्ड है, ये भी एक्सियल बॉन्ड है, मैं इसको पकड़ रहा हूँ, इसको कितने लोग रिपेल कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे बॉन्ड का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं सिर्फ इसको पकड़ लेता हूँ या इसको पकड़ लेता हूँ, चलिए इसको छोड़िए, इसको पकड़ लेता हूँ। अगर मैं इसको पकड़ूँ तो इसके ऊपर कितने लोग रिपेल कर रहे होंगे, यानी कितने लोगों का रिपल्सन होगा। पहली बात सर, ये बी वाला यानी यहाँ बी पे इस प्लेस पे, यानी ये इस वाले इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इसको कितने एंगल पे, मतलब कितने एंगल पे है, सबसे बड़ी बात तो ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, ये इसको रिपल्सन कर रहा होगा। सेम टू सेम ये वाला भी इसके रिस्पेक्ट में कितने डिग्री पे है 90 डिग्री पे है, ये भी इसके साथ 90 डिग्री बना के रखा हुआ है, इसका मतलब ये भी इसको उतना ही रिपेल कर रहा होगा। और यहाँ पे ये बी वाला ये भी कितने डिग्री पे है 90 डिग्री पे इसके रिस्पेक्ट में, तो ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा उतना ही रिपेल करेगा, यानी सेम टाइप से 3 लोग इसको रिपेल कर रहे होंगे। जबकि इसकी बात की जाए तो ये कितने डिग्री बाद पे आएगा 180 डिग्री बाद, तो ये तो बहुत दूर है। तो इसका मतलब इस एक एक्सियल बॉन्ड की बात करूं तो इसको कितने लोग रिपेल करेंगे 3 लोग, यानी एक एक्सियल बॉन्ड को 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड या 3 इक्वेटोरियल, हाँ सिंपल समझ रहे होंगे, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या करेंगे रिपेल करेंगे। रिपेल करने क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, पांचों प्लेस पे क्या है इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बाकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति देखूंगा रिपल्सन की और अट्रैक्शन की, तो ये बाकी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को जो एक्सियल पोजीशन पे है उसको तीनों की तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे उपलब्ध जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे रिपेल करेंगे। अच्छा, तो इसी आधार पर मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक इक्वेटोरियल बॉन्ड की स्थिति है ना, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड को मैं पकड़ता हूँ और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनके रिपल्सन की बात करता हूँ। तो एक इक्वेटोरियल बॉन्ड में अगर मैं बात करूँ ये रहा, ठीक है, तो इसके स्थिति में दूसरा वाला इक्वेटोरियल कितने डिग्री पे आ रहा है 120, जबकि एक्सियल कितने डिग्री पे आ रहा है 90। तो दूसरा वाला इक्वेटोरियल तो ज़्यादा दूरी पे हो जा रहा है, इसका मतलब इसको कम दूरी पे कौन कर रहा है एक्सियल। मतलब अगर मैं इसको पकड़ लूँ तो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे है और ये वाला भी इसके रिस्पेक्ट में क्या है 90 डिग्री पे है। तो किसी भी एक इक्वेटोरियल बॉन्ड को पकड़ूंगा तो दोनों के दोनों जो एक्सियल बॉन्ड पे क्या बोलते हैं
प्लेस्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, एक इक्वेटोरियल को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी इस इक्वेटोरियल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये जो एक्सियल पोजीशन पे प्लेस्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या इक्वेटोरियल वाले रिपेल करेंगे, नहीं, इसको कौन रिपेल करेगा, एक्सियल वाले। तो इसका मतलब एक इक्वेटोरियल बॉन्ड को दो एक्सियल क्या करते हैं, दो एक्सियल बॉन्ड वाले रिपेल करते हैं। समझ पा रहे हैं, सिंपल बात है। रीज़न क्या है, रीज़न अभी से आप खुद समझिए ना। एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड के नज़दीक होता है, तो अगर एक्सियल बॉन्ड के रेफरेंस में देखेंगे तो तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड इसको रिपेल करते हुए नजर आएंगे, और जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड को देखेंगे तो एक्सियल बॉन्ड उसको रिपेल करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या है, सिंपल कहानी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो लगेगा कि ये इसको रिपेल कर रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के स्थिति में या इस इलेक्ट्रॉन को मैंने लिया, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में इस पे लगेगा कि इसको ये वाला क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। लेकिन जब मैं रेफरेंस चेंज कर दूंगा तो रेफरेंस चेंज करने के बाद लगेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको ढकेल रहा है, ठीक है ना। यानी रेफरेंस चेंज करोगे तो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, चेंज। तो वैसे ही सेम कहानी है। अगर मान लीजिए कि एक्सियल बॉन्ड को तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं, तो उन तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिंपल बात यही है। अब अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में हो रहा है, एक्सियल बॉन्ड में कि इक्वेटोरियल बॉन्ड में? सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में हो रहा है, एक्सियल बॉन्ड में कि इक्वेटोरियल बॉन्ड में? तो ध्यान से देखिएगा, एक एक्सियल बॉन्ड को तीन इक्वेटोरियल कर रहे हैं, जबकि एक इक्वेटोरियल को दो एक्सियल कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ होगा, कहाँ होगा, एक्सियल बॉन्ड में। सबसे ज्यादा रिपल्सन एक्सियल बॉन्ड में होगा। यानी इस एक्सियल बॉन्ड को क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों मिलकर रिपेल करेंगे, यानी दूर भगाएंगे। सेम टू सेम यही तीनों मिलके इसको भी दूर रखेंगे, और यही दूर रखने के कारण इनके बीच का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी एक्सियल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड वाले इनको ज़्यादा रिपेल करते हैं। ज़्यादा रिपेल करने का मतलब दूर रखते हैं। दूर रखेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी इनके बीच की, इनके बॉन्ड का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए एक्सियल और एक्सियल के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं, ये कारण समझ में आ गया। जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड का इसके रेफरेंस में क्या हो रहा है, कम बन रहा है। इसका रीजन क्या है कि एक इक्वेटोरियल को मात्र दो लोग रिपेल कर रहे हैं, जबकि एक एक्सियल को तीन इक्वेटोरियल क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना। बिल्कुल, हमने अभी तक कुछ सीखा नहीं, हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन से हमारे पास आएगा कहानी, यानी बेंट रूल। तो इसको आप लोगों ने क्या कर लिया, समझ लिया कि क्या क्या है एक्सियल, क्या क्या इक्वेटोरियल, सब आप लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल समस्या आएगी, और उस सिंगल समस्या का सलूशन ही बेंट रूल होगा। मान लीजिए मैंने लिया SF4। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस SF4 के पास एक लोन पेयर होगा, ठीक। तो मैंने एक लोन पेयर को यहाँ पे रख लिया। ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम सिंपल समझूंगा। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम ये है, ठीक है। बाकी F4 क्या है इसके पास, मॉलिक्यूल है। अच्छा चलो पहले 5 लेते हैं, ठीक है ना, 5। तो सिंपल SF5 है। SF5 यानी बाकी के बाकी इस तरीके से बिहेव करेंगे कि ये क्या है, B के तरीके से। यानी ये किस प्लेस पे जाएंगे, B, और सेंट्रल एटम वाला किस प्लेस पे रहेगा, A। तो ये रखा मैंने S, यानी यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। A इस तरीके से, B इस तरीके से, B और इस तरीके से, B। सब इक्वेटोरियल हो गए। ये एक्सियल वाला, ये भी एक्सियल वाला हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे बनेगा S, फिर यहाँ पे F, फिर यहाँ पे F, फिर यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे F। हो गया, प्लेस हो गया। सेम टू सेम है कि नहीं है। क्या यहाँ पे SF5 की अगर मैं बात करूँ तो S की अगर मैं बात करूँ तो sp3d बनाएगा कि नहीं बनाएगा, sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तभी जाके इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। इसका बेस स्ट्रक्चर कैसा होगा, TBP होगा। TBP मतलब यही वाला, हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। कब नहीं थी, जब मेरा बॉन्ड पेयर कितना है 5 और लोन पेयर क्या है 0, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न होगी, तो प्रॉब्लम उत्पन्न होने का कारण है जब हमारे पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर। जब हमारे पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर। जैसे कि हमारे पास बॉन्ड पेयर क्या हो गया 4 और लोन पेयर क्या हो गया
एक। इसका मतलब यहाँ पे तो चारों बॉन्ड बने थे, तो एक बॉन्ड नहीं बन रहा है। इस एक बॉन्ड की जगह पे एस ने अपने पास क्या रख लिया है, लोन पेयर, एक लोन पेयर आ गया। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि क्या मैंने ये बनाया है, अच्छा इस लोन पेयर को रखने की क्या क्या पोजीशन हो सकते हैं। ये तो पहला पोजीशन हो सकता है कि लोन पेयर यहाँ पे रुक जाए और बाकी लोग यहाँ पे। सेकेंड पोजीशन क्या हो सकती है कि लोन पेयर को यहाँ पे कर दो और बाकी पोजीशन पे किसको रख दो, एफ को रख दो, हाँ या ना, बिल्कुल। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इसको यहाँ पे रख दो, मतलब लोन पेयर को यहाँ पे रख दो और बाकी पोजीशन पे एफ को रख दो, है ना। भाई हम किसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? अब ये SF4 थोड़ी ना रह गया, अब ये क्या हो जाएगा, SF5 नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, SF4। तो SF4 की बात कर रहा हूँ मैं। चौथा कंडीशन क्या बनेगा? चौथा कंडीशन बना हमारे पास S, यहाँ पे F, यहाँ पे F, और इस वाले को मैंने कहाँ डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे दोनों लोन पेयर को, और बाकी F। पांचवा कंडीशन भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इस बार यहाँ पे आ गया लोन पेयर, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे F। अब ध्यान से देखा जाए तो इस लोन पेयर के आने से अगर मैं बात करूँ तो क्या हो रहा है, वैरायटीज ऑफ जियोमेट्री आ गई ना। अब क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी जियोमेट्री इसकी स्टेबिलिटी को शो कर रही होगी, यानी इसमें कौन सा ऐसा जियोमेट्री है जो सही है और सही का मतलब जिसकी अरेंजमेंट सही है, और अरेंजमेंट के कारण ये जो स्टेबल क्या बोलते हैं, ये जो मॉलिक्यूल बना है वो स्टेबल हो पाएगा। यानी किस जियोमेट्री को गेन करने पे ये मॉलिक्यूल SF4 स्टेबल हो पाएगा। क्या सभी जियोमेट्री पे ये स्टेबल है? तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, संभव नहीं है। अगर सभी पे होता तब तो हम इसकी जियोमेट्री कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तब हम कहीं नहीं कह सकते कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। तब तो हम एक क्लियर बोल देंगे ना कि कहीं भी लोन पेयर को रख दो, तब हमको ये पांचों लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट मीन्स प्रॉब्लम क्या आ रही है कि किस जगह पे, किस पोजीशन पे लोन पेयर को रखा जाए तो क्या होगा, ये जो मेरा SF4 है वो स्टेबल होगा। SF5 के कंडीशन में F को उठा के कहीं भी घुमाते रहो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स हैं भाई। जितने भी एटम थे S से जुड़े हुए सब के सब F ही है, और F मतलब सब सेम है एटम, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं उठाओ कहीं डालो, बात एक ही है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब वैराइटीज आती है। अच्छा चलो यहाँ भी प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम यहीं से देख लो, SF3Cl2 डाल दिया मैंने, यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी Cl की पोजीशन को लेके। भाई आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे इस लोन पेयर को तुमने कहाँ रखा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तीन जगहों पे वो इक्वेटोरियल पोजीशन में है, यहाँ भी तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन है, और दो ऐसे पोजीशन जहाँ पे एक्सियल में है वो, ठीक है। अच्छा इसको भी देख लो, इस वाले में करोगे अगर मैं क्वेश्चन निकाल के रख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप समझते रहो, FF, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, Cl। तो मैंने दोनों Cl को किस पोजीशन पे डाल दिया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं दोनों को कहाँ पे डाल देता, एक्सियल पोजीशन पे, और F को कहाँ रख देता, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो क्वेश्चन मेरा फिर बन रहा है ना कि कैसे मैं समझूंगा, कैसे मैं मानूंगा कि किस पोजीशन पे कौन सा एटम रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा, या लोन पेयर वाला केस समझ लो, या वेरी करने वाले एटम को। यानी डिफरेंट एटम है अगर एक सेंट्रल एटम के पास, तो किसको कहाँ पे रखना है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या लोन पेयर की भी स्थिति हमको सॉल्व करने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। तो इसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो कौन है, बेंट रूल। बेंट रूल क्यों हम लेके आते हैं सर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बेंट रूल क्यों पढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि TBP जब आता है तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि किसको एक्सियल पे रखना चाहिए और किसको इक्वेटोरियल पे। यानी कब आएगा, सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ, किसको एक्सियल पे प्लेस करना है, एक्सियल पर प्लेस करना है और किसको इक्वेटोरियल पे, ठीक है, इक्वेटोरियल पर। इसी का सल्यूशन कौन है, बेंट रूल। भाई अगर केमिस्ट्री में कोई टॉपिक आ रहा है और हमको ये पता चल जाए कि ये क्यों आ रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि बेंट रूल पढ़ना क्यों है। चलिए अब बेंट रूल हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेंट रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा।
अभी इसको फिर से डिफाइन किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले बेंट रूल समझ लिया जाए, बेंट रूल कहता क्या है। बेंट रूल सिंगल एक बात बोलता है, आखिर दोनों प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि किसको किस प्लेस पे रखना है, लेकिन वो किसको कौन हो सकता है, किसको कौन हो सकता है सर? या तो वो लोन पेयर हो सकता है, या तो लोन पेयर हो सकता है, या तो डिफरेंट डिफरेंट एटम हो सकते हैं, हाँ या ना? डिफरेंट डिफरेंट एटम, वो किसको कौन कौन हो सकता है? लोन पेयर या डिफरेंट डिफरेंट एटम। तो सिंगल बात बेंट रूल बोलता है, वो बेंट रूल समझ लीजिए, वो बहुत बड़ा थ्योरी है, ऐसे आपको बुक के अंदर पूरा का पूरा छपा हुआ नजर आएगा, लेकिन सिंपल वे में समझिएगा क्या कहता है भाई। बेंट रूल कहता है कि जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस इज ग्रेटर, मतलब एस कैरेक्टर जिस पोजीशन पे ज़्यादा, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, एस कैरेक्टर जिस पोजीशन पे ज़्यादा पर ज़्यादा, वहाँ रहेगा एलपी, ठीक है ना? एस कैरेक्टर जिस पोजीशन पर क्या रहेगा? ज़्यादा, वहाँ रहेगा एलपी। और एस कैरेक्टर जहाँ कम, एस कैरेक्टर जहाँ कम, वहाँ रहेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डिफरेंट डिफरेंट एटम में दोनों एटम, अगर एटम डिफरेंट डिफरेंट है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसका मतलब वो वहाँ रहना चाहेगा जहाँ पे, जिस पोजीशन पे एस कैरेक्टर क्या होगा? कम। क्लियर है बात? यानी जहाँ पे एस कैरेक्टर कम रहेगा वहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहना चाहेगा, और जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उस पोजीशन पे कौन रहेगा? एलपी। एकदम सिंपल रूल है, मतलब एकदम सिंपल कहानी मैंने आपको समझा दी कि ये क्या है, ठीक है? तो फिर एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी तो मतलब ये तो रूल आ गया, अब इस रूल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्योंकि हम तो सर अभी लड़ाई कर रहे थे एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए। कहानी यहाँ पे क्या बना दिया आपने? एस कैरेक्टर की, मतलब एस कैरेक्टर को इसमें डाल दिया। तो अभी क्या मतलब है? अभी मतलब ये है कि अब हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्सियल पोजीशन पे एस कैरेक्टर की क्या स्थिति होती है, इन एस कैरेक्टर कैसा होता है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे एस कैरेक्टर कैसा होता है। अगर हम ये समझ लेंगे तब तो रखने में आसानी हो जाएगी, हाँ या ना? बिल्कुल। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन की। ध्यान दीजिएगा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये सब एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है, और ये सब के सब क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन है। सिंपल रूल मैं बता रहा हूं आपको। देखो यार, एस कैरेक्टर कम होने का मतलब क्या है? अभी यहाँ पे पकड़ लेना तुम, एस कैरेक्टर कम होने का मतलब क्या है? एस कैरेक्टर कम होने का मतलब है कि ऑर्बिटल सिंपल समझेंगे, न्यूक्लियस से दूर हो रहा है। क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। और एस कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है या पास हो रहा है। सिंपल बात ये है, जितना एस कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब जिस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं वो कितना क्या हो रहा है? किसके नज़दीक होते चला जा रहा है? न्यूक्लियस के पास। सर ऐसे कैसे? क्योंकि आप सबको पता है कि ये ऑर्बिटल है, सर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के जो सबसे पहला जो सेल होता है उस सेल में भी सबसे पहली जो सबसेल आती है वो एस होती है, दूसरे नंबर पे पी होती है, तीसरे नंबर पे डी होती है, और चौथे नंबर पे एफ होती है। तो एक्चुअल में कहानी कहाँ पे? यहाँ पे देखो, सबसे नज़दीक कहाँ पे है? कौन है? एस। मैं कह रहा हूँ एस कैरेक्टर ज़्यादा है। एस कैरेक्टर का ज़्यादा होने का अर्थ क्या है? कि हम एस कैरेक्टर यानी एस ऑर्बिटल में ज़्यादा हैं। एस कैरेक्टर ज़्यादा मतलब मान लीजिए कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हम कह रहे हैं कि एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें एस ऑर्बिटल का जो पार्टिसिपेटिंग पॉइंट है, यानी एस ऑर्बिटल का जो सब सेल है, उसको हम लोगों ने ज़्यादा यूज में लिया, यानी जो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा किस में रह रहा है? एस ऑर्बिटल में। कहने का अर्थ ये है,
समझ पा रहे हैं? मतलब ये है कि s ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी ज़्यादा होने का मतलब है कि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रह रहा है, यानी ज़्यादातर वो s ऑर्बिटल की ओर खींचा हुआ है। s ऑर्बिटल की ओर खींचे होने का मतलब क्या है? इस ओर अगर वो जा रहा है तो इसका मतलब किधर की ओर है? न्यूक्लियस की ओर है। समझ पा रहे हैं? और s कैरेक्टर कम होने का मतलब वो उसका जो इंटरेस्ट है वो s कैरेक्टर में ना हो गया, सॉरी s ऑर्बिटल में ना हो कि किस ऑर्बिटल में है? p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो p ऑर्बिटल में अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है? यानी इधर की ओर भाग रहा है, इसका मतलब इधर की ओर भागने का मतलब क्या हो रहा है? न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। ठीक है, इससे कहा कि अगर आप बात करोगे कि s कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ मैं लोन पेयर को रखूंगा। लोन पेयर को रखने का मतलब लोन पेयर को ये कहाँ रखने की बात कर रहा है? इसका मतलब कह रहा है कि लोन पेयर को न्यूक्लियस के पास रखो, कहने का अर्थ ये है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे रहेंगे? जहाँ पे s कैरेक्टर कम होगा, इसका मतलब उसको न्यूक्लियस से दूर रखो। तो पहले ये दोनों कारण समझते हैं, फिर एक्सियल इक्वेटोरियल अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कैसे। इसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखो यार, लोन पेयर को अगर हम कहाँ रखते हैं? लोन पेयर को हम लोग न्यूक्लियस से दूर रखते हैं। तो इसका कारण क्या है? देखो, लोन पेयर मतलब वो खुद के, मतलब जो सेंट्रल एटम है उसका एटम इलेक्ट्रॉन है। अब वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पहली बात तो वो दोनों के दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और वो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रह रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों आपस में रिपेल वाला काम करेंगे। ये एक बक्से के अंदर डाल दिया, इस बक्से के अंदर ये दोनों एक दूसरे को धकेलने का काम करना चाहेंगे, इसका मतलब ये दूर भागना चाहेंगे। ठीक है, अब ये दूर भाग रहे हैं और ये किसके किसके मतलब इलेक्ट्रॉन है? सर सेंट्रल एटम के हैं, तो ये रहा सेंट्रल एटम। अब एक बात बताओ, अगर ये दूर चले जाएंगे, हल्का सा भी दूर जा रहे हैं, तो फिर इनके ऊपर कंट्रोल ये बना पाएगा सेंट्रल एटम? चूंकि ये पर्सनल इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इधर से उधर हो गए तो इसकी स्थिति गड़बड़ा जाएगी। भाई एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिंपल समझिएगा, एक एटम के अंदर टोटल होते हैं, मान लीजिए सपोज कर लीजिएगा x इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर पोजीशन में x इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी तो स्टेबल माना जाएगा। अचानक से उसके दो इलेक्ट्रॉन लड़ते भिड़ते भाग गए, फरार हो गए, तो फिर क्या होगा? वो तो बेइज्जती हो जाएगी ना एटम की। भाई वो अपने दो इलेक्ट्रॉन खुद के नहीं संभाल पाया तो कहाँ से जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग करेगा और किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सिंपल मतलब समझो। तो भाई क्या होता है, सेंट्रल एटम की प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल एटम अगर लोन पेयर को अपने पास नहीं रखेगा तो उनके ऊपर कमांड नहीं बना पाएगा। कमांड नहीं बना पाएगा तो उसके दो लोन पेयर कोई भी ले सकता है, या वो उसके दो लोन पेयर कहाँ चले जाएंगे? दूसरे ऑर्बिटल में चले जाएंगे लड़ते भिड़ते। रीजन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन। ये इसको ढकेल रहा है, ये इसको ढकेल रहा है, ये एक दूसरे को क्या नहीं करना चाह रहा है? देखना नहीं चाह रहा है, यानी दूर भगा रहा है। और दूर हो गए तो किससे दूर होंगे? न्यूक्लियस से। सेंट्रल एटम के किससे दूर हो जाएंगे? न्यूक्लियस से। तो अगर मान लो इनकी दूरी बढ़ा के, सपोज कर लो मैं इसको कहाँ रख दे रहा हूँ? यहाँ पे। अपने दोनों लोन पेयर को इसने कहाँ रख दिया? यहाँ पे। एक पोजीशन मैंने यहाँ पे रख दिया, एक पोजीशन यहाँ पे रख दिया, एक पोजीशन यहाँ पे रख दिया। तो कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा? सर एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल में अगर ये रहेगा तो एकदम पास रहेगा, तो न्यूक्लियस जो होगा इसके ऊपर फोर्स लगाए रहेगा, ताकि जो रिपल्सन ये करके दूर भगाना चाह रहे हैं, ये अपने फोर्स के कारण क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसको खींच के रखेगा ताकि ये दूर ना जा पाए। है कि नहीं है? लेकिन अगर मान लो जितना हम दूर चले जाएंगे, एफ में हमने ले जाके प्लेस कर दिया, तो क्या होगा? ये दोनों के दोनों लोन पेयर क्या कर जाएंगे? दूर भाग जाएंगे। अच्छा, आप नॉर्मल भाषा में समझे, एकदम जनरल पोर्शन में समझे, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दूर भगाना चाहेगा, नहीं भगाना चाहेगा, तो इसको दूसरे सेल में भी तो खींच के भेज सकता है। इससे एनर्जी का क्या हो जाएगा? इस सेल के अंदर डिसबैलेंस हो जाएगा और एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो प्रॉब्लम ये है। तो ये लोन पेयर को कोई भी एटम कहाँ चाहेगा? अपने पास रखना, ताकि उनके ऊपर कमांड कर पाए, ताकि उसके लोन पेयर दूर ना जा पाए, जिससे अनस्टेबिलिटी ना आ पाए एनर्जी की। क्लियर है बात? तो इसलिए लोन पेयर को कहाँ रखना पड़ेगा? पास। अब पास का मतलब जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है, बहुत पास रखना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉनों को एक साथ संभालना है। ठीक है, तो इसीलिए लोन पेयर को वहाँ पे रखा जाएगा जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है। दूसरा कंडीशन, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उनको कहाँ रखना है? जहाँ पे एस कैरेक्टर की क्या नहीं है? एस कैरेक्टर की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा एस कैरेक्टर कम है, वहाँ पे इसका मतलब पी कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा। पी कैरेक्टर ज़्यादा मतलब न्यूक्लियस से क्या होगा? वो दूर। अब वहाँ पे ये बात क्यों बोली गई? लोन पेयर वाली कहानी तो समझ में आ गई। इसकी कहानी समझो। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला एटम। वो इलेक्ट्रॉन को लाइक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को चाहिए, मतलब अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी वो अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। सिंपल मतलब ये है। यार ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन ना मिले ना, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे तो स्टेबल नहीं होगा।
सिंपल मतलब ये है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तभी जाके वो स्टेबल हो पाएगा। -2 का मतलब क्या है सर, वो 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है ना, वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ना मिले मतलब तो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? इसका 8 होता है, इसको 10 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है कि नहीं है। किसके कंपैरिजन में? मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव होती है, मतलब ये चाहता है लेना, नहीं ये तो क्या कर देता है, सीधे सीधे दे देता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो क्या बनेंगे, स्टेबल बनेंगे। ठीक है, अब समझते जाइएगा। मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उतना ज़्यादा उनको क्या चाहिए, उतना ज़्यादा उनको चाहिए इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लाइक करेंगे। और इलेक्ट्रॉन को लाइक करने का मतलब वो किसके इलेक्ट्रॉन को लाइक करेंगे, अपने पास तो है हैं, अब वो दूसरे से करेंगे ना। मान लो ये बी वाला ए से जुड़ा हुआ है, बी वाला किससे जुड़ा है, ए से, तो ये बी वाला किसके साथ, मतलब किसके सेंट्रल एटम को सॉरी किसके इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा सर, ए का। मतलब जितना नज़दीक इसके पास ये रहेगा, मतलब ध्यान से समझिएगा, जितना अच्छे से इसका ये इलेक्ट्रॉन ले पाएगा या जितना नज़दीक कर पाएगा इसके इलेक्ट्रॉन को, उतना जल्दी वो क्या हो पाएगा, स्टेबल हो पाएगा। और आखिर एक बात बताइए, कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ता क्यों, ताकि वो अपने आप को स्टेबल बना पाए। मान लीजिए ये ए बी से जुड़ के अपने आप को स्टेबल कर रहा है, तो बी भी जब इससे जुड़ेगा तो अपने आप को स्टेबल करना ही चाहेगा। स्टेबल कैसे करेगा भैया, अगर मान लो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। और ये कब इस एक कब ये जो बी वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, वो तभी ले सकता है जब उस इलेक्ट्रॉन पे एक कम फोर्स लगा पा रहा होगा। एक कम फोर्स लगाने का मतलब क्या है, मान लो एस के पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे बैठा है, मेरा सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन निकालना चाह रहा है यहाँ से, यानी ऑक्सीजन चाह रहा है कि ये सेंट्रल एटम के एस सबसेल से वो इलेक्ट्रॉन को ले पाए, तो ले पाएगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी, ज़्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर ही नहीं पाएगा, आगे क्यों नहीं जा पाएगा, तो बेचारे इसको मिलेगा, ऑक्सीजन को मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। और जब नहीं खींच पाएगा तो क्या होगा, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे अपना दिमाग लगाएगा, एफ वाले में, जहाँ पे मान लीजिए एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे तो न्यूक्लियस से क्या है, दूर है। और न्यूक्लियस से दूर होने का मतलब क्या है कि इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रही होगी, कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, यानी इसके ऊपर कंट्रोल कम होगा न्यूक्लियस का, तो ये इसको ये इजीली अपनी ओर क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। और अट्रैक्ट करके क्या करेगा, तब अपने क्या बोलते हैं, अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। यानी मोर स्टेबल तभी होगा जब वो कहाँ पे प्लेस्ड होगा, जब वो दूर प्लेस्ड होगा। दूर प्लेस का मतलब समझ पा रहे हैं ना, मतलब जब उसको कहाँ के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। समझ पा रहे हैं ना, बाहर का मतलब न्यूक्लियस से दूर वाले इलेक्ट्रॉन पे ही वो कैच कर पाएगा। तो एक क्वेश्चन है मेरा, वो क्वेश्चन क्या है कि एक बात बताइए, इसके लिए ऑक्सीजन को कहाँ रहना चाहिए, नज़दीक रहना चाहिए न्यूक्लियस के, यानी सेंट्रल एटम के नज़दीक रहना चाहिए कि सेंट्रल एटम से दूर रहना चाहिए, दूर रह के बॉन्ड बनाना चाहिए। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या एटम है, तो अगर उसको बॉन्ड बनाना है तो सेंट्रल एटम के वो नज़दीक रह के बॉन्ड बनाना चाहेगा कि दूर रह के, तो वो हमेशा दूर रह के बॉन्ड बनाना चाहेगा। दूर रहेगा तो उससे क्या बेनिफिट रहेगा, वो न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अपना फोर्स अप्लाई करके अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। समझ आई बात। तो अगर उसको स्टेबल होना है तो उसको दूर रहना पड़ेगा न्यूक्लियस से, क्लियर है। और दूर रहने का मतलब एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा वहाँ पे, कम। ठीक है, तो एस कैरेक्टर कम होगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे रह पाएंगे, वहाँ पे रह पाएंगे, स्टेबल हो पाएंगे। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दूर रखना है जहाँ पे एस कैरेक्टर क्या हो, कम। सिंपल बात समझ में आ गई, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल। अब यहाँ पे आते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर एक्सियल पोर्शन पे जिस भी एटम को मैं प्लेस करूँगा वो एक्सियल एटम पे रखा हुआ एक्सियल पोजीशन पे रखा हुआ एटम, वो इस सेंट्रल एटम से क्या है, दूरी पे है कि नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, दूर स्थित है कि नहीं है। मैंने अभी जस्ट बताया कि बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल ऑफ एक्सियल पोजीशन इज ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल लेंथ, गलत मैं बोल रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल पोजीशन
एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन, इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसकी बॉन्ड लेंथ होती है? एक्सियल पोजीशन की। बॉन्ड लेंथ का मतलब दूर होते हैं, ये सब एकदम कहाँ भगा के रखते हैं? दूर। तो दूर है इसका मतलब क्या है? एक्सियल वाले दूर रहेंगे सेंट्रल एटम से। सिंपल बात ये है। और मान लो यहाँ पे मैं ऑर्बिटल की बात करूँ, चलो देख लो, यहाँ पे ये ऑर्बिटल है P, ठीक है ना, ये P, मतलब ध्यान से समझना क्या बोला गया यहाँ पे, S कैरेक्टर कम होता है। S कैरेक्टर कम होने का मतलब P कैरेक्टर तब क्या हो जाएगा? ज़्यादा। P कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब तुम लोगों को भी पता है, S कैरेक्टर ज़्यादा होने का भाई मतलब तुम लोगों को पता है क्या होता है। P कैरेक्टर ज़्यादा तो लेंथ क्या होती है? बड़ी। और S कैरेक्टर ज़्यादा तो इसका मतलब बल्काइन यानी फूला हुआ होता है। फूला हुआ होने का मतलब वो सिकोड़ के रखता है, सिकोड़ के रखता है, यानी वो सेंट्रल एटम के और क्या रहेगा? पास। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ से भी समझ सकते हो, एस कैरेक्टर ज़्यादा तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल का शेप होगा बल्काइन होगा यानी फूला हुआ होगा, और वो ज़्यादातर नज़दीक किसके रहेगा? सेंट्रल एटम के। किसके नज़दीक रहेगा? सेंट्रल एटम के। जबकि जब पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वो इसकी लेंथ ऑर्बिटल की क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, सॉरी श्रिंक कह रहा हूँ मैं, एक्सटेंड हो जाएगी और बढ़ जाएगी, और वो क्या हो जाएगा? यही तो है, यही तो है, इसी पोजीशन पे तो रहता है मेरा सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम से क्या हो जाएगा? वो दूर। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ से भी। अब अगर बात करोगे यहाँ पे तो एक्सियल पोजीशन पे जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर बढ़ाओगे तो एस कैरेक्टर जो होता है, सॉरी पी कैरेक्टर जो होता है एक्सियल पोजीशन पे ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज़्यादा। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल नजर आएगा आपको? पी ऑर्बिटल। जितना कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ये श्रिंक दूर होते चले जाएंगे। क्लियर है? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब एक्सियल पोजीशन पे हमको किसको रखना है? दूर वाले को। जो दूर रहना चाहता है, तो दूर कौन रहना चाहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हो गया। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसको रखना है? तो लोन पेयर को। क्यों लोन पेयर को? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन रहता है? कौन रहता है? वही एटम रह पाएगा जो कहाँ रहना चाहेगा? सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के पास। तो लोन पेयर को हम कहाँ रखेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और एक्सियल पोजीशन पे किसको रखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। समझ में आ रही बात? तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप किसी की भी ज्योमेट्री को क्या कर सकते हो? आसानी से डिफाइन कर सकते हो कि किसको कहाँ पे रखना है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इस पूरी राम कहानी को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं बारी बारी एक एक स्ट्रक्चर करता हूँ, मैं सबका नहीं करूँगा, एक आध का कर दे रहा हूँ और बाकी आप खुद कर लीजिएगा। तो ऐसा 4 का मैं करूँगा, तो ऐसा 4 में एक लोन पेयर है और लोन पेयर को कहाँ रखना है? इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन ये तीनों होती हैं, बाकी ये पोजीशन क्या होती है? एक्सियल। तो इन तीनों में से कहीं भी मैं लोन पेयर को रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे रख दिया लोन पेयर को, और बाकी जगह पे क्या चिपका दीजिए? एफ एफ एफ। ठीक है, इसको मैं यहाँ भी रख सकता था, यहाँ भी रख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए PCl5 आप खुद कर लेंगे, मैं ClF3 का कर देता हूँ। तो ClF3 में बात करोगे तो 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और दोनों लोन पेयर को मैं कहाँ रखूँगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ डाल दूंगा? बाकी 3 पोजीशन पे। खत्म। अब भाई मेरी मजबूरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे मजबूरी है, कहाँ पे डालना पड़ रहा है? यहाँ पे इक्वेटोरियल पे, क्योंकि अगला कोई प्लेस नहीं है। ये वाला देख लो PClF3 में, तो इसमें देखो 2 डिफरेंट एटम आ गए। तो Cl और F में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है? तो F। तो F को कहाँ डाल दो? F को डाल दो एक्सियल पे। तो एक्सियल पे F को डाल दो, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ रहेगा? एक्सियल पे। बाकी जो 3 प्लेस बच रहे हैं उन तीनों प्लेस पे किसको चिपका दो? क्लोरीन को। खत्म। यानी वो इक्वेटोरियल पे चला जाएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ चला जाएगा? एक्सियल पे। तो आई होप ये बेंट रूल समझ में आ गया होगा। बेंट रूल से आप कैसे डिफाइन कर सकते हो ज्योमेट्री को, वो भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग यहाँ तक इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग क्या करिएगा? अपने बुक से कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।